आज हम लोग को क्लास में क्या पढ़ना है? आज हम लोग को रीजंस फॉर रीनल फेलर। रीनल वर्ड स्टैंड फॉर किडनी। सो रीजंस फॉर रीनल फेलर, क्यों, कैसे किडनी फेल होती है, कैसे किडनी काम करना बंद कर देती है, और उसके सोल्यूशन क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है, हमको ये सब देखना है। ठीक है, देखो मैंने लाइन से सब लिख दिया है। जिस पॉइंट को मैं पॉइंट आउट करूँ आप उसी पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि पूरा बोर्ड देख रहे हो एक साथ। ठीक है, रीजंस ऑफ रीनल फेलर, पहला पॉइंट, इन्फेक्शन टू किडनी। किडनीज में इन्फेक्शन या हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? बैक्टीरिया या वायरस? मोस्टली बैक्टीरिया। ओके, तो इन्फेक्शन टू किडनीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। ओके, अराउंड 80 to 90% ऑफ द केसेस आर ड्यू टू द इन्फेक्शन ड्यू टू एस्चेरिशिया कोलाई। आपने शब्द पहले भी सुना होगा 9th में। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन आवर इंटेस्टाइन, बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन, बट समटाइम्स इट कैन स्किप टू द यूरिनरी ट्रैक, यानी कि जो पूरा ट्रैक है हमारा, यूरिनरी ट्रैक जो हमारा, जैसे यूरिन पास होती है वहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इनफैक्ट ये किडनीज में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और जब ये इन्फेक्शन, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट बस ऐसे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि किडनीज में जो इन्फेक्शन है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोस्टली इन द मोस्ट ऑफ द केसेस एस्चेरिशिया और ई कोलाई के थ्रू हो सकता है। सूडोमोनास से भी हो सकता है, और भी कई स्पीशीज होती हैं, लेकिन ये मेन है। ओके, तो किडनीज में इन्फेक्शन हो सकता है ड्यू टू बैक्टीरिया। सेकेंड, इंजरी टू किडनीज। ठीक है, इंजरी टू किडनीज का मतलब क्या हुआ? किडनी में चोट लगना। ठीक है, ऐसे हमको लगता है, बट यही बिल्कुल जैसा आपने सुना है बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, यानी कि सपोज कि आप किसी ऐसे कोने में लड़ गए हैं, सपोज जैसे कि कोई कोना है जहाँ मैं सडनली टकरा गया और मेरा जो पीछे, आपको पता ही है किडनी का कहाँ पे लोकेशन होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, और यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं हार्ट की, बात करते हैं लंग्स की, बात करते हैं, तो यहाँ पे ना हमारे रिबकेज का प्रोटेक्शन है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किडनीज की, तो यहाँ पे कोई रिबकेज का प्रोटेक्शन नहीं है उतना। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपकी फ्लोटिंग रिबकेज होती है लास्ट में, लेकिन वो उसको उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इंजरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। करंट की वजह से भी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी मैंने किडनी फेलियर से कुछ केस देखे हैं अपनी लाइफ में। नाउ दिस इज़ इंजरी टू किडनीज, आपको समझ में आ गया होगा। वेरी हाई ब्लड प्रेशर, अगर किडनी में इंजरी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है नेफ्रॉन्स बहुत डेलिकेट होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। एंड इफ द नेफ्रॉन्स विल गेट डैमेज्ड, हाउ विल दे फिल्टर द ब्लड? ओके, देन वेरी हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड का प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा तेज से, यानी कि वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही है वेसल्स के, तो उसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, समझ में आ गई बात। अब ये हाई ब्लड प्रेशर किस तरह किडनी फेल कर सकता है, किस तरह ये किडनी फेलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, देखो याद रखना कि जब हम बात करते हैं किडनीज़ की, तो उसको ब्लड पहुंचाने का काम कर रहा है रीनल आर्टरी। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कौन? रीनल आर्टरी। ठीक है ना, और वो ऑक्सीजन, भले ही वो इम्प्योर है, लेकिन इम्प्योर किस मायने में है? क्योंकि उसके पास नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम आयंस, ये सब है। ओके, इसलिए वो इम्प्योर है। लेकिन ला तो वो किडनीज के लिए क्या रही है? किडनीज की सेल को किसकी ज़रूरत है? जैसे हार्ट के पास कोरोनरी आर्टरी थी जो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन और फूड देने का काम कर रही थी, वैसे ही रीनल आर्टरी और क्या काम करती है? रीनल आर्टरी ना सिर्फ अंदर के ब्लड को नेफ्रॉन्स के थ्रू ले जाती है ताकि वो प्योर हो सके, यानी कि वेस्ट जो है वो बाहर आ सके, इसके अलावा वो किडनी सेल्स को, यानी कि नेफ्रॉन्स को एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉडीज प्रेजेंट इनसाइड द किडनीज, उनको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन देने का काम करती है। ठीक है, और अगर ब्लड प्रेशर बहुत, यानी कि किडनीज के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर से एंटर करेगा, ओके, तो जो डेलिकेट कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जो सेल्स को क्या पहुंचाती हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती हैं, वो रप्चर हो जाएंगी, बिकॉज कैपिलरीज आर द थिनेस्ट वेसल्स। आपको पहले से पता है कैपिलरीज जो होती हैं वो थिनेस्ट वेसल्स होती हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो रप्चर कर जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड नेफ्रॉन में नहीं पहुँचेगा, प्योरीफिकेशन तो दूर की बात है, नेफ्रॉन खुद ही वर्क नहीं कर पाएगा और किडनी फेल हो जाएगी। बात समझ में आई? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो वेसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, कमज़ोर होकर ब्रेक हो सकती हैं, नैरो हो सकती हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किडनी फेलर का रीज़न है। कहीं पे इसको सेकंड मोस्ट रीज़न दे रखा है, कहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न दे रखा है, लेकिन इसकी वजह से सबसे ज़्यादा किडनी फेलर होता है। किडनी फेलर का सिंपल मतलब है किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है, फेल हो गई। और फेल कैसे हो गई? जब नेफ्रॉन्स ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि किडनीज की यूनिट क्या है? नेफ्रॉन्स। नाउ फोर्थ इज वेरी हाई ब्लड शुगर। जब ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, यानी कि शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है ब्लड में,
तो क्या होता है, किसकी वजह से किडनी क्यों ख़राब होती है? जब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो नेफ्रॉन जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। हर एक पर्टिकुलर सेल के काम करने की एक एबिलिटी होती है, इतना शुगर वो फिल्टर नहीं कर पाता, ठीक है। और ये शुगर एक्यूमुलेट होने लगती है वेसल्स के अंदर भी, और इस एक्यूमुलेशन की वजह से ब्लड का फ्लो भी क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, तो ये जो शुगर अगर हाई, जैसे कि हम डायबिटीज़ पेशेंट की बात करते हैं, वो हाई रिस्क पे होते हैं। और डायबिटिक पेशेंट के बारे में गौर कीजिएगा, आपको अगर ध्यान दीजिएगा कि वो बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाता है, ठीक है ना, यूज टू गो टॉयलेट एवरी 15 मिनट्स और 20 मिनट्स और मे बी सो ऑन। तो अगर हम बात करते हैं ब्लड शुगर की, ब्लड शुगर अगर जिसका ज़्यादा होता है उसी किडनीज को हाई रिस्क होता है। इसलिए क्योंकि देखो, याद रखना, मेरी एक बात समझने की कोशिश करना, आप लोग को थोड़ा बहुत याद है, हम लोगों ने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में 9th में पढ़ा था, ठीक है। सपोज कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इधर शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपको पता है कि वाटर जो है, वाटर एक सॉल्वेंट है एंड शुगर पार्टिकल सॉल्यूट हैं। वाटर तुरंत मूव करेगा शुगर की तरफ ताकि उसका जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसी तरीके से जब हमारी बॉडी में हाई ब्लड शुगर होता है तो हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या करती है, शुगर को बॉडी से बाहर निकालने में लगाती है, इसीलिए बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है। देखो, मैं जितने आपको रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है, आपसे कोई रीज़न नहीं पूछेगा, आपकी बुक में सिंपली ये टर्म्स दे रखे हैं, लेकिन मुझे बताना है, ठीक है, और ये आपसे कोई पूछेगा नहीं। ओके, जब आपकी बॉडी में, ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होगा तो उसको बॉडी से अगर बाहर जाना है तो उसको उतना ही पानी भी तो चाहिए होगा बॉडी से बाहर जाने के लिए, बिकॉज हम जो यूरिनेशन करते हैं उसमें मोस्ट ऑफ क्या होता है, वाटर होता है। वाटर में ही जितने भी सॉल्यूट्स हैं, जो अननेसेसरी सॉल्यूट्स हैं, वो उसमें डिजोल्व होकर बॉडी से बाहर निकलते हैं, इंक्लूडिंग यूरिक एसिड, यूरिया एंड अमोनियम आयंस, ठीक है। बात समझ में आ गई? जो हमारे लिए बॉडी के लिए अनइम्पॉर्टेंट है, जिनको बॉडी में नहीं रुकना है, उनको बाहर जाना है। लेकिन जब ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, ये जो आपके वेसल्स होते हैं इनमें शुगर जमा होने लगती है, आप कह सकते हो क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉगिंग होने लगती है, और ब्लड सही से नहीं पहुंचता है और किडनी फेल हो जाती है। और बिल्कुल सिमिलर सा पॉइंट कौन सा है, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड टू द किडनीज, ठीक है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंसेस। मान लो ये वेसल है, ये दूसरी वेसल मैं बना रहा हूँ, ब्लड वेसल है, और इसमें फैट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो जो ब्लड का फ्लो है ना वो बहुत ज़्यादा धीमे धीमे किडनीज तक पहुँचेगा। और ब्लड का फ्लो अगर बहुत धीमे धीमे किडनीज में पहुँचेगा तो किडनी की जो आपके नेफ्रॉन्स हैं एंड डिफरेंट तरह की सेल्स हैं जो और वर्क कर रही हैं साथ में, उनको सही से ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, ना वो रेस्पिरेशन कर पाएंगे, ना वो एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, तो अपना काम क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 5 आपके बेसिक रीजंस हैं फॉर रीनल फेलर, किडनी फेलर के 5 बेसिक रीजन। इन्फेक्शन टू किडनीज मोस्टली ड्यू टू द बैक्टीरिया नोन एज एसिशिया कोलाई। व्हेन द टर्म इन्फेक्शन केम यू हैव टू कम इनटू माइंड दैट इट मे बी कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे बड़ा रीजन है इन्फेक्शन का। इंजरी टू किडनी, किडनीज की इंजरी किसी भी वजह से हो सकती है, ड्यू टू एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट और ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू एनीथिंग। नाउ वेरी हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होना जो सबसे बड़ा रीज़न है किडनी फेलियर का, ब्लड प्रेशर हाई होना। ओके, देन वेरी हाई ब्लड शुगर, मैंने अभी आपको बताया शुगर का अगर ज़्यादा ब्लड शुगर होगा तो किस तरह से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उनके काम करने की एक लिमिट है। देन रेस्ट्रिक्टेड ब्लड टू द किडनीज, किडनीज तक ब्लड पहुँचेगा ही नहीं तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको, आप चाहो तो ऐसे तैसे याद कर सकते हो, या मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया है आप उसको माइंड में रखोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। अब अगर इनमें से किसी भी वजह से किडनी फेल हो जाती है तो क्या हम उसके केस में कुछ कर सकते हैं, क्या हम बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं, बहुत से आजकल साइंटिफिक तरीके हैं, बट जो मेन है आपके वो है किडनी ट्रांसप्लांट, विच इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। जब हम बात करते हैं किसी पेशेंट की किडनी फेल हो गई, किसी पेशेंट की किडनी किसी वजह से फेल हो गई, तो अगर हम डायलिसिस का, आपको डायलिसिस का आपने पढ़ा होगा, मैं अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ाना है मेरे को, ठीक है, ये टॉपिक हमको डिटेल में लेकर अभी चलना है। ओके, अब किडनी ट्रांसप्लांट क्यों अच्छा माना जाता है? बहुत एक्सपेंसिव है, पहली बात तो डोनर मिलना बहुत मुश्किल है, अगर डोनर मिल भी गया तो वो आपकी बॉडी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ब्लड या पता नहीं क्या क्या RH फैक्टर वगैरह मैच होगा कि नहीं होगा, और मैच होगा तभी वो आपको क्या कहते हैं प्रॉपर्ली डोनेट हो पाएगी, आपकी बॉडी में एडजस्ट कर पाएगी, और उसके बाद भी आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, ठीक है। आजकल तो किडनी फेलियर के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। नाउ अब किडनी ट्रांसप्लांट जो है उसके लिए आपको पता ही है कि टिश्यू मैचिंग होती है, कि भाई पेशेंट जो है और डोनर जो है उसके टिश्यू मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किडनी ट्रांसप्लांट एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ठीक है, बट विद नो गारंटी ऑफ कोर्स। देन डायलिसिस,
जिस तरीके से आपकी किडनीज, बहुत ध्यान देना, और नेफ्रॉन का मैं बना देता हूँ। एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेबलिंग आई होप कि आपको याद होगी, नहीं होगी तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये बोमेंस कैप्सूल है, इट इज़ नेफ्रॉन, ये पूरा नेफ्रॉन है। ये बोमेंस कैप्सूल है, इट इज़ अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बोमेंस कैप्सूल। ये जो इसकी प्रॉक्सिमिटी पास में है, इसका नाम है पीसीटी। देन इसके पीसीटी लेबल करो तो सीधे इसके आगे जो आपको एक और आपका कन्वोल्यूटेड यानी कि घुमावदार एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये जो मेन आपका बोमेंस कैप्सूल है उससे दूर पड़ता है, डिस्टेंस से पड़ता है, तो उसको डिस्टल बोलते हैं। ये है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ से नीचे जा रहा है तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। रीनल आर्टरी आगे जाके बहुत ढेर सारी किस्में बढ़ जाती है। अफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, अफरेंट आर्ट्रियोल बढ़ जाती है और हर अफरेंट आर्ट्रियोल हर एक नेफ्रॉन में जाएगी, ठीक है, और वहाँ से ब्लड को फिल्टर करने का काम शुरू होगा। अब ये जब इसके अंदर जाती है तो ये बहुत ज़्यादा बंच ऑफ टफ्ट बन जाती है, बहुत ढेर सारा कैपिलरी अंदर इस तरह एक बंच बना लेता है ताकि ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले इसके अंदर रहने का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर हो सके, ठीक है। और इधर से फिर ये अफरेंट है, अफरेंट, और ये जो आपकी इधर जाएगी ये है इफरेंट। अच्छा, एक बात और गौर करना ध्यान से, अफरेंट जब आ रही है तो आप देखो कि इसका विड्थ क्या है और इफरेंट जो निकल रही है इसका विड्थ क्या है। जाहिर सी बात है अफरेंट का विड्थ ज़्यादा है तो ब्लड एक प्रेशर के साथ आएगा अंदर, ठीक है, और आपका यहाँ पे बार बार घूमेगा ताकि उसमें से यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस जो है वो फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाएं, जिनको हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था नेफ्रिक फिल्ट्रेट, आप चाहो तो इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। और इधर से ब्लड जो होगा आपका पास होगा, लेकिन ये इसका एरिया कम है, तो इससे क्या होता है कि ब्लड बहुत तेज़ी से मूव करके बाहर नहीं चला जाएगा, थोड़ा टाइम मिलेगा ब्लड को ताकि वो यहाँ पे घूम सके बार बार और ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट जा सके बोमेंस कैप्सूल के अंदर। उसके बाद आपको पता ही है कि कहानी की आगे जाके क्या बनाता है, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है। मैं एक ही बना रहा हूँ इस तरीके से समझाने के लिए, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रीएब्सॉर्ब हो सके और वापस रीनल वीन के थ्रू सर्कुलेशन में जा सके। यहाँ पे सुहानी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि जो यूरिया यानी कि जब यहाँ से पास होता है तो इसमें जब आपका ये आगे जाएगा तो यहाँ जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होगा इसके अंदर यूरिया चला गया। देखो मैंने डिटेल में तुम लोग को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि एक्चुअली में मेडिकल टर्म्स मतलब कि आपके बहुत ज़्यादा हाई क्लास की बात थी, इसलिए मैंने उतना नहीं बताया था आपको। पूरा का पूरा यूरिया अंदर नहीं जाता है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ इट चला जाता है, लेकिन पूरा ऐसा नहीं है कि ब्लड में जितना भी यूरिया था सब एक बार में छन के अंदर चला जाएगा, नो, ठीक है। कुछ यूरिया आगे भी इफरेंट आर्ट्रियोल से चला जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका फिल्ट्रेट है ये आगे मूव कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ग्लूकोज से तो भाई रेस्पिरेशन होता है, उसको हम क्यों जाने दें, वो अगर इससे चला जाएगा और इसके थ्रू आपका यूरिन बन जाएगा तो फिर हमको तो लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा, ऊपर से ब्लड का वॉल्यूम भी, अगर पानी भी ज़्यादा चला जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये चीज़ समझो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नेटवर्क है ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर, ये यूरिन का रास्ता है और ये ब्लड का रास्ता जाएगा, ठीक है। तो यूरिन के थ्रू बाहर न चला है, इसलिए ये नेटवर्क बार बार करके इस तरह घूम के नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं यार, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है ना, आपका सोडियम, पोटेशियम, ऑस्मोलाइटी, देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन जब पूछा था मुझसे तो इन टर्म्स को मैं तुमको इस तरह नहीं बताया जा सकता, ठीक है। इसके लिए आपको अलग स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत है। पीसीटी, डीसीटी में अलग तरह का एब्जॉर्प्शन होता है, डीसीटी में अलग तरह का होता है, ठीक है। कहाँ पे पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऐसे टर्म्स हैं, आपके सीबीएसई में नहीं है, आप पाछो, ठीक है। तो ये जो है आपका, आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको सिंपल
इस टर्म्स को याद रखना है आपको। अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो एक और डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा पूरा पीसीटी डीसीटी वगैरह में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, देन आपका क्या होता है, आपको पता है यहाँ पे क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन होती है। ये मेरा बताने का तरीका ये था आपको कि जो डायलिसिस है, ओके, डायलिसिस ये प्रोसेस जो है आपकी, ये किस तरह बिल्कुल किडनी नेफ्रॉन्स की तरह काम करती है। ओके, डायलिसिस को हम किडनी मशीन भी कहते हैं और आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। इसका काम है, ये एक ऐसी मशीन है जो आपकी बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो है वो इस मशीन के अंदर जाता है और उस ब्लड से जो नेचुरल वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है इस मशीन के थ्रू, और एक और ब्रांच से एक वीन के अंदर दोबारा प्योर ब्लड चला जाता है। ठीक है, इधर से इम्प्योर ब्लड गया, मशीन में घूमा, नेचुरल वेस्ट उसने मशीन को दे दिए और आपका वीन के थ्रू क्या हो गया, आपकी बॉडी के अंदर वापस चला गया। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कोई, यानी कि इस मशीन में कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यहाँ पे कोई पेरीट्यूबुलर नेटवर्क नहीं है जो दोबारा इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करे। ठीक है ना, ये डायनामिक है, ये जो नेफ्रॉन का काम है ना बहुत डायनामिक है। ठीक है, लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा जो थ्योरी है, यानी कि जो आपका प्रोसेस है वो लगभग मैच करता है। इसका भी काम यही है, क्या करना है, प्योरिफिकेशन, और इसका काम भी यही है। ठीक है, नाउ हाँ, कमिंग बैक सुहानी, तो यूरिया जो होता है, यूरिया आपका इसमें भी रहेगा और यूरिया इसमें भी रहेगा। अगर यूरिया दोबारा ये आपका मूव कर रहा है और जा रहा है तो इसका कंसंट्रेशन ब्लड में इतना कम होगा कि ये हार्म नहीं करेगा। ठीक है, और ये दोबारा सर्कुलेशन में आके फिर से आएगा, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा यूरिया है वो इसमें नहीं चला जाएगा। ठीक है, यूरिया थोड़ा बहुत रहेगा भी, और यूरिया ये जो आपका नेटवर्क है ना, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, इससे अंदर और बाहर भी मूव कर सकता है, बट इन अ वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत कम कंसंट्रेशन में। यानी कि जो आपका अंदर मूव कर रहा है ना, ऐसा नहीं है कि अंदर जो मूव कर रहा है वो इस पेरीट्यूबुलर नेटवर्क में बहुत ढेर सारा वापस बाहर चला जाएगा, तो फ़ायदा क्या फिर। ठीक है, बहुत ही रेयर और बहुत ही कम केस ऐसा होता है। अच्छा, एक बात और, जब हम कहेंगे कि इससे मान लो एक्सेस वाटर जा रहा है और एक्सेस वाटर आपका वापस जा रहा है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क में ताकि वो ब्लड में जाए, ठीक है, तो इनके लिए खास तरह के चैनल्स होते हैं, यानी कि कुछ खास तरह के पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं। उन पोर्स को हम कहते हैं एक्वापोरिंग्स। अगर सब कुछ ऊपर से दिमाग से जा रहा है तो भी ये समझ लो कि तुम्हारे कोर्स में नहीं है, कोई बात नहीं अगर जा रहा है तो। ठीक है, एक्वापोरिंग्स ऐसे चैनल्स होते हैं जो वाटर के मूवमेंट को अलाउ करते हैं दो डिफरेंट बैरियर्स के बीच में। ठीक है, एक्वा मतलब वाटर होता है, पोरिंग्स मतलब वो पोर जो वाटर को अलाउ कर रहे हैं, दैट इज एक्वापोरिंग्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेशल तरह के आपके क्या कह सकते हैं, चैनल्स हो सकते हैं। यूरिया के लिए कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं है, उसके लिए एक टर्म होता है ऑस्मोलैरिटी, जो यहाँ पे कोर्स में बिल्कुल नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारे सवाल का सुहानी सीधा शब्द ये है कि पूरा का पूरा यूरिया ऐसा नहीं है कि पूरा एक साथ चला जाता है, इसका कंसंट्रेशन इतना कम हो जाता है कि इट बिकम्स नो लॉन्गर हार्मफुल फॉर अस एंड इट अगेन सर्कुलेट्स इनसाइड द बॉडी, अगेन कम इनसाइड द किडनी, अगेन इट्स कंसंट्रेशन इज हायर एंड फ्रॉम दिस व्हेन इट पासेस थ्रू दिस इट्स अगेन बिकम लोअर। ठीक है, आई होप कि तुमको समझ में आ गया, नहीं है तो तुम दोबारा पूछ लेना, मैं और अच्छे एक्सप्लेनेशन साथ में इसके साथ आऊँगा और आपको वो मेडिक वाला डायग्राम बना के दिखाऊंगा जो एक्चुअल मेडिकल एग्जाम से पूछा जाता है। ओके, तो आपको अब मैं डायलिसिस की पूरी सिचुएशन बताऊंगा।